आगे बढ़ेंगे। आईपैक रेड मामले में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की है। इस याचिका में ईडी ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार और डीसी साउथ प्रियव्रत रॉय को निलंबित किए जाने की मांग की है। साथ ही ईडी ने मांग की है कि इन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी को निर्देश दे। ईडी ने आरोप लगाया है कि आईपैक रेड के दौरान इन अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, बल्कि ममता बनर्जी की शय पर जांच में बाधा डाली और सबूतों की चोरी में मदद की। और सुप्रीम कोर्ट में आईपैक पर ईडी के छापे मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी और पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से याचिका दायर की गई है। ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने सीएम ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस के ईडी के कामकाज में दखल को गंभीर मुद्दा बताया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी सीबीआई की कार्रवाई में पुलिस ने दखल दिया था। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को निलंबित किए जाने की मांग के साथ ही सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आईपैक पर छापे के दौरान अहम दस्तावेज गायब कर दिए गए। छापे के दौरान सीएम ममता बनर्जी सारी फाइलें ले गईं। सीएम ने एक ईडी ऑफिसर का फोन भी छीन लिया। ये चोरी का मामला है। सॉलिसिटर जनरल के अनुसार ईडी कोयला घोटाला के मामले में रूटीन जांच कर रही थी। ऐसे में ये समझ से परे है कि खुद सीएम को सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ आईपैक के दफ्तर पहुंचने की क्या जरूरत पड़ गई। वहीं ईडी की तरफ से तमाम दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बहुत गंभीर मामला बताया है और कहा है कि इस पर सुनवाई की जरूरत है। वहीं इस पर ममता बनर्जी की तरफ से कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए कहा है कि हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर बहस करेंगे। मामला पहले से हाईकोर्ट में लंबित है। बुधवार को हाईकोर्ट में बिना किसी बाधा के इस पर सुनवाई हुई थी और आगे भी हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहनी चाहिए। और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से हमारे संवाददाता कुमार आलोक और विकास सारथी इस वक्त जुड़े हुए हैं। विकास, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ईडी ने जो आरोप पत्र दायर किया है, कितने गंभीर बातें उसमें कही गई हैं? देखिए, विकास अभी मेरे साथ में है और हम चाहेंगे कि फ्रेम में विकास सारथी जी को लाए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इस केस में वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और हम पहले आपको बताया कि जिस तरीके से आईपैक पर ईडी का छापा पड़ा, उसके बाद ममता बनर्जी आई और ममता बनर्जी और उनके साथ डीजीपी भी थे। और उसके बाद जिस तरीके से फाइलों को छीना गया, अपने कब्जे में लिया ममता बनर्जी ने। फिर बाद में जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो वहां भी टीएमसी की जो लीगल सेल है वहां पर हंगामा हुआ। कोर्ट परिसर में हाईकोर्ट को ये करना पड़ा। आगे सुनवाई कल हुई उसकी सुनवाई, लेकिन आज जो कुछ भी हुई, हमारे साथ विकास सारथी जी हैं। आज एसजी जो सॉलिसिटर जनरल हैं और तृणमूल कांग्रेस की ओर से जो वकील हैं कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, तो आज क्या हुआ, आज पूरी सुनवाई के बारे में आप बताएंगे? देखिए आलोक जी, सबसे पहली बात तो लगातार जो बचाव पक्ष है, यानी कि तृणमूल कांग्रेस और जो ममता बनर्जी की तरफ से वकील थे, उनकी दलील ये थी कि इस मामले की पूरी सुनवाई हाईकोर्ट में होनी चाहिए, क्योंकि खुद ईडी पहले हाईकोर्ट गई थी और अब मामले में जो सुनवाई हो रही है हाईकोर्ट में, उसमें किसी भी तरह की कोई रुकावट कल नहीं देखी गई सुनवाई के समय। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को हाईकोर्ट के जिम्मे ही छोड़ देना चाहिए। हालांकि ईडी बात को लगातार उठा रहा है कि ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले आप याद करें कि जब पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार थे, तब भी जब सीबीआई एक मामले में उनसे पूछताछ करना चाहती थी तो इसी तरह का रुकावट भरा रवैया उस वक्त डाला गया था। अभी की घटना में ईडी का ये आरोप है कि वहां से जब ईडी पूरा ये छापामारी की कार्रवाई कर रही थी तो वहां से दस्तावेज अनधिकृत रूप से वहां से ले जाए गए। ईडी ने इसको कहा है कि सीधे सीधे चोरी का मामला है और जो अपनी याचिका है उसमें भी यही बात कही है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पहुंचे, चीफ मिनिस्टर खुद वहां पहुंची और ईडी के अधिकारियों के कामकाज में बाधा डाली। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर के ईडी ने यह कहा है कि उनकी जिम्मेदारी थी कि वो कानून सम्मत कार्रवाई करते और ईडी के अधिकारियों को प्रोटेक्ट करते, लेकिन उन्होंने खुद चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर के वहां पर जो दस्तावेज वहां से हटाए गए उसमें वो भी शामिल थे। और इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ा कोई निर्णय लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ये चाहते हैं कि इन अधिकारियों को निलंबित किया जाए, क्योंकि उसमें फोटो भी दिखाए गए कि जब राजीव कुमार के मामले में ममता बनर्जी धरने पे बैठ गई थी तो वहां पर पुलिस ऑफिशियल भी उस धरने में जाकर के शामिल हो गए थे। ईडी लगातार कड़ी आपत्ति इस बात को लेकर जता रही है कि वहां के पुलिस अधिकारी किसी राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह से काम कर रहे हैं और ये बहुत गलत परंपरा है। सुप्रीम कोर्ट इस चीज का संज्ञान ले और जो भी
अथॉरिटीज हैं उनको ये निर्देश दे कि इन अधिकारियों को डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और डीसी साउथ जो थे इनको निलंबित किया जाए। इनका जो पूरा रवैया था वो बहुत गैर जिम्मेदारी भरा था और इससे गलत मिसाल देश भर में जा रही है। अभी जैसा कि कांग्रेस की तरफ से जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, तो अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि डीजीपी इसलिए वहां पर गए घटनास्थल पर जहां आईपैक के पर जब ईडी का छापा पड़ रहा था तो वो प्रोटोकॉल था, यानी कि जड़ सुरक्षा ममता बनर्जी को है तो वो प्रोटोकॉल के तहत वहां गए थे। लेकिन ये भी बात दिगर है कि पूर्व में जब सीबीआई के खिलाफ ममता बनर्जी ने मोर्चा खोला था तो डीजीपी भी धरने पर बैठे थे। बिल्कुल इसी बात को लगातार यहाँ पे उठाया गया है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से, और ईडी के लिए एसपी राजू, एएसडी जो अपीयर हो रहे हैं उनका ये कहना था कि ये केवल ये ऐसी पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी आप देखें कि पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री के साथ धरने पर बैठे हैं और इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच की जो बात कही जा रही है, जो बड़ी दलील दी जा रही है ममता बनर्जी और बंगाल सरकार और डीजीपी और पुलिस कमिश्नर की तरफ से, वो ये कि अगर इस तरह की चीजें हुई थी, डॉक्यूमेंट स्नैच किए गए, चोरी हुई, इंटिमिडेट किया गया, यहां तक ये कहा गया कि रॉबरी का मामला है क्योंकि वो 5 से ज्यादा लोग थे वहां पर जब ये कागजात छीने गए, तो उनका ये लोग, इनकी दलील ये है टीएमसी के पक्षकारों की कि क्यों उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं कराई इसको लेकर के, जब इतने गंभीर अपराध वहां पर हुए थे ईडी अफसरों के साथ। लेकिन दलील ये है एसजी की कि आप पुलिस का कंडक्ट देखिए कि वो खुद कैसे शामिल रहे हैं और वही पुलिस एफआईआर दर्ज के जांच करेगी तो क्या हासिल होगा। इसीलिए इनका ये कहना है कि सबसे पहले तो इन वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित किया जाए ताकि एक मिसाल कायम हो। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं, केंद्रीय जो बल हैं, चाहे वो जांच एजेंसियां हों चाहे वो अर्धसैनिक बल हों, उनका मनोबल टूटेगा अगर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है। पहली मांग तो यह है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और दूसरा, लगातार ईडी ये कह रही है कि इस मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए क्योंकि हाई कोर्ट में दबाव बनाने की कोशिश की गई कोर्ट के ऊपर। पहले दिन जब ये पूरा मामला कोर्ट में आया, तृणमूल कांग्रेस के लीगल सेल ने मैसेज व्हाट्सएप पर भेजकर लोगों से कहा कि वो कोर्ट में इकट्ठे हों और ये कहा जाता है कि 5000 से ज्यादा वकीलों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई, इसीलिए पहले दिन मामले की सुनवाई को टालना पड़ा। तो ये सारी दलीलें यहां पर ईडी की तरफ से रखी जा रही हैं। एक छोटा सा प्रश्न और करेंगे आपसे कि जो केंद्रीय जांच एजेंसी है और उसके काम में अगर रुकावट लाता है कोई भी, चाहे राज्य प्रशासन हो चाहे राज्य की पुलिस हो, तो क्या क्या धाराएं बनती हैं और किस तरह के आरोप उस पर लगते हैं? देखिए, सबसे बड़ा मामला यहाँ पर आमतौर पर तो सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने का मामला जो होता है वो लगता है। दूसरा, अगर आप वहां से डॉक्यूमेंट्स ले गए जिनको कि ईडी कहता था कि वो एविडेंशियरी वैल्यू के हैं, तो ये एविडेंस के साथ छेड़छाड़ के मामले में भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। वहां पर ये कह रहे हैं कि 5 से ज्यादा लोग थे, उसमें कुछ प्राइवेट पर्सन्स भी थे, पुलिस वाले भी थे, जो कि वहां से डॉक्यूमेंट्स छीन के ले गए और एक लैपटॉप और एक फोन को वहां से ले जाने की बात तो खुद टीएमसी के लोगों ने स्वीकार की है कि वो वहां से एक लैपटॉप और फोन को ले गए क्योंकि उसमें उनकी पार्टी का एसआईआर और चुनावों की तैयारियों से जुड़ा पूरा डेटा था, इसीलिए उन्होंने वहां से वो लिया। लेकिन बड़ी दलील ये है ईडी की कि हम एफआईआर कराएं तो कार्रवाई तो वही पुलिस करेगी जिसके डीजीपी और पुलिस कमिश्नर धरने में शामिल हैं या चीफ मिनिस्टर के साथ इलीगल एक्ट में शामिल थे, तो इस एफआईआर से हासिल क्या होगा। इसीलिए वो चाहते हैं कि मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में जारी रहे और इस बीच सबसे पहले इन वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित किया जाए ताकि जो नए अधिकारी आएंगे वो कानून सम्मत तरीके से कार्रवाई करें अपनी। तो आपने सुना विकास सारथी जो लीगल एक्सपर्ट है और उनका कहना है कि कोर्ट रूम से लगातार एकदम निगरानी वो कर रहे हैं और पूरी रपट वो ले रहे हैं यहाँ से, और आगे भी जब अभी सुनवाई चल ही रही है आगे भी बताएंगे विकास सारथी कि आगे कोर्ट में क्या हुआ। बिल्कुल कुमार आलोक, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से विकास भी बता रहे थे कि एक तो कानूनी प्रक्रिया एक चल रही थी, ईडी के वहाँ पर जो कर्मी थे वहाँ पर अपना काम कर रहे थे, उनके काम में बाधा पहुँचाना, दूसरा ममता बनर्जी वहाँ पर खुद पहुँच जाती हैं, तीसरा आरोप भी बेहद गंभीर है कि जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं उनको लेकर जाना। हालांकि सुनवाई अभी चल रही है लेकिन इस तरह के मामलों पर पहले भी कोर्ट का किस तरह से रुख रहा है ये भी हम आपसे और विकास से जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरह की घटना वहां पर हुई है ममता बनर्जी के द्वारा या तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, एक तो मैंने पहले विकास सारथी जी ने बताया कि किस तरीके से आपने जब ईडी हाईकोर्ट गई तो वहां पर एक तरह से हंगामा खड़ा किया टीएमसी के लीगल सेल ने, और जब सुप्रीम कोर्ट में मामला, जब ईडी जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो आज वही जो वकील है, जो तृणमूल कांग्रेस के वकील हैं, तो फिर से करें पहले हाईकोर्ट में सुनवाई हो जाए, होने दीजिए। तो ये जो इस तरह की और भी घटनाएं, विगत में आप लीगल एक्सपर्ट हैं, लीगल कॉरेस्पोंडेंट हैं, इस तरह की घटना पहले भी ऐसा हो चुका है कि कोई केंद्रीय एजेंसी अगर राज्य सरकार में गई और इस तरह की घटना हुई और उसमें क्या हुआ, कोर्ट का निर्णय क्या हुआ?
देखिए, इसमें भी पुरानी मिसाल कलकत्ता की ही है, कोलकाता पुलिस की है। जब राजीव कुमार से, जब तत्कालीन पुलिस कमिश्नर थे, उनसे पूछताछ के लिए सीबीआई गई थी, तो वहां पर एक बड़ी विचित्र स्थिति हो गई थी, क्योंकि ईडी के अफसरों को, सीबीआई के अफसरों को धमकाया गया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, कुछ ऐसे मामले उनके खिलाफ बनाए गए लोकल स्तर पर, और उसके तहत उनको थाने में बैठा लिया गया, इंटिमिडेट किया गया। ये सारे आरोप सीबीआई के थे। उसी स्थिति का हवाला आज ईडी सॉलिसिटर जनरल फिर से दे रहे थे कि आप याद करें कि इससे पहले भी ये घटना हुई है पश्चिम बंगाल में। पुलिस कमिश्नर को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको, ताकि सीबीआई उनसे पूछताछ ना कर सके, ममता बनर्जी धरने पर बैठी, पुलिस कमिश्नर, डीजीपी सब वहां धरने पर बैठे और एक अजीब स्थिति पैदा कर दी गई। ऐसी परिस्थितियां बंगाल में ही देखने को मिली हैं हाल फिलहाल में। इसके अलावा किसी अन्य राज्य से इस तरह की बातें हमने देखी नहीं है। बंगाल में सीधा सीधा टकराव देखने को मिल रहा है, जहां पर लोकल पुलिस ऑफिशियल्स और जो भी केंद्रीय एजेंसी, चाहे वो ईडी हो या सीबीआई हो, उनके अधिकारियों के बीच एक कानूनी लड़ाई भी हमने देखी है पहले, कि किस तरह से एफआईआर वगैरह दर्ज की गई एक दूसरे के खिलाफ। तो जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट का, हालांकि आज एक इशारा है, हिंट है, उन्होंने कहा कि बातें जो कही जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में वो बेहद गंभीर हैं, इसीलिए इंक्लाइंड सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के है कि वो नोटिस जारी करके इस मामले पर सुनवाई आगे करेगा। लेकिन क्योंकि अभी सबके आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हुए, खासतौर से डीजीपी की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए हैं, वो अपनी दलीलें रख रहे थे। लंच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि इस मामले में आगे सुनवाई हाईकोर्ट में होगी या सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा इस मामले को लेकर के। लेकिन एक अपना झुकाव सुप्रीम कोर्ट का सुबह यह था कि जो एलिगेशंस हैं वो बहुत गंभीर हैं, ऐसे में वो नोटिस करके आगे विस्तृत सुनवाई के पक्ष में है, लेकिन अंतरिम आदेश आने के बाद ही स्थिति साफ होगी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ये जो मामला है, पहले भी आप बता रहे कि ये भी कहानी बंगाल से ही शुरू हुई है, और क्या उसमें कोर्ट के निर्णय के अलावा क्या केंद्र सरकार भी कोई सख्त एक्शन ले सकती है, ऐसा प्रावधान है कानून में? देखिए, केंद्र सरकार आमतौर डीओपी, ये सभी लोग डेप्यूटेशन पे हैं, जो भी आप जिन पुलिस अधिकारियों के नाम ले रहे हैं, तो इसमें राज्य सरकार की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। केवल एक तरफा केंद्र सरकार कार्रवाई करने में उतना उसके हाथ खुले नहीं है, जितना उसमें राज्य सरकार की भी एक भूमिका है इस तरह के किसी भी आदेश को क्रियान्वित करने में। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये मांग की जा रही है कि इन सभी अधिकारियों को निलंबित किया जाए। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार के मामले में एक व्यवस्था दी थी और ये कहा था कि सीबीआई उनसे पूछताछ करे। एक स्पेसिफिक टाइम तय कर दिया गया था, स्पेसिफिक जगह पर, कि यहां पर सीबीआई पूछताछ राजीव कुमार से कर सकती है। तो एक बीच का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार निकाला था, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि लगातार सॉलिसिटर जनरल ये कह रहे थे कि जो कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल में, वो एक बहुत खतरनाक मिसाल पेश कर देगा दूसरे राज्यों के लिए भी, जहां पर ईडी सीबीआई के कामकाज में बाधा डाली जाएगी इसी तरह से जैसे बंगाल में हो रही है। और इसीलिए एक मैसेज देने की जरूरत है। अगर इन सीनियर ऑफिशियल को सस्पेंड किया जाएगा तो बाद में जो अधिकारी आएंगे वो शायद इस तरह से राज्य सरकार का फेवर करने या इस तरह की जो कोट अनकोट कहें कि इलीगल एक्टिविटी जो थी उसमें शामिल होने से बचेंगे। बिल्कुल, ये फेडरल स्ट्रक्चर पर हमले का भी मामला बनता है, जिस तरीके से राज्य सरकार ने, जो राज्य सरकार की जो, हाँ जी बिल्कुल। आलोक, एक छोटा सा सवाल और करना चाहेंगे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो भी, हालांकि अंतिम निर्णय आना बाकी है, लेकिन रुख जो है वो स्पष्ट हो गया है। और जिस तरह से आशंका की बात भी राज्य सरकार की बता रहे थे विकास, तो क्या वजह है? यही सब वजह है कि हाईकोर्ट में ही सुनवाई टीएमसी या राज्य सरकार वहां पर चलवाना चाहती है या उस पर जोर दे रही है? आखिरकार विकास जी, ये टीएमसी जो है वो हाईकोर्ट पर ही सुनवाई पर जोर क्यों दे रही है? देखिए, अब इसकी वजह तो ये कानूनी है, तकनीकी बात पे उठा रहे हैं। हालांकि अगर आपका पक्ष बहुत स्पष्ट है तो चाहे हाईकोर्ट में सुनवाई हो या सुप्रीम कोर्ट में, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इसको ऐसे समझें कि अगर हाईकोर्ट में कोई प्रतिकूल आदेश भी आता है तृणमूल के खिलाफ या अधिकारियों के खिलाफ, तो उनके पास एक फोरम मौजूद होगा जहां पर जाकर के वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और कोई अंतरिम राहत मिल सकती है, ऑर्डर के एग्जीक्यूशन पे स्टे हो सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई एडवर्स रिमार्क दिया या एडवर्स ऑर्डर दिया इन सब लोगों के खिलाफ, तो इनके पास कोई अपील का फोरम नहीं रहेगा। तो एक टाइम का भी, टाइम बाइंग का जो एक मौका होता है कि जब हाईकोर्ट में कोई चीज होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में विस्तार से सुनवाई होगी, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, एक समय निकल सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से सीधे कोई एडवर्स ऑर्डर आ गया तो उसके बाद ये लोग कहां जाएंगे और वह मामला वहीं पर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो आपने विकास सारथी को सुना, जो बिल्कुल सहज शब्दों में, इजी लैंग्वेज में दर्शकों को उन्होंने बताया कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल की राज्य बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला है और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है या सुनवाई है उस पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं। आप भी अपनी नज़र बनाए रखें, फिर आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।
आगे बढ़ेंगे खबरों में। सुप्रीम कोर्ट ने थलापति विजय की फिल्म जन नायकन के निर्माताओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। फिल्म के प्रोड्यूसर कंपनी ने मद्रास हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश पर रोक की मांग की थी, जिसमें हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट देने के सिंगल बेंच के निर्देश पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने मामले को 20 जनवरी को सुनवाई के लिए लिस्ट किया है, ऐसे में उसे दखल की कोई वजह नहीं दिखती। अमिट प्राइम में यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ।